तो क्या करने वाले हैं आज हम लोग थीम देखेंगे, प्राइमरीली अग्रेसिव थीम। एक बार रिकॉल दूंगा कि होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सेक्टर्स को, कंबाइन करेंगे सेक्टर्स को, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ट्रिगर्स होते हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है बिफोर वी बाय द स्टॉक। सो रिकॉल, हम बात कर रहे हैं अग्रेसिव थीम के। अग्रेसिव थीम क्या होता है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कुछ हो जाता है और गवर्नमेंट वेकॉग इंप्लीमेंट करती है। मोटा मोटा ये कि गवर्नमेंट गैस की प्राइस बढ़ा देती है। अब गैस की प्राइस फर्टिलाइजर सेक्टर की भी बढ़ेगी। लेट्स से जो 4,000 रुपए की बोरी सेकेंडरी मार्केट में मिल रही है वो 8,000 रुपए की हो जाती है। क्या होगा? हाँ, श्योर होगा, फार्मर्स रोड पे निकलेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बट क्या यूरिया बिकना बंद होगा? नहीं हो सकता यूरिया बिकना बंद। थोड़ी सेल में डिक्लाइन आ सकता है, बट यूरिया बिकना बंद नहीं हो सकता। खाना तो खाना है ना भाई। बट क्या ये बात हम सीमेंट सेक्टर के लिए कर सकते हैं, या स्टील के लिए कर सकते हैं, ग्लास ऑटोज के लिए कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर की जो डिमांड है वो नॉन डिस्क्रेशनरी डिमांड है। ऐसा नहीं है कि आज दिल हो रहा है तो फर्टिलाइजर खरीदेंगे जो भी फार्मर्स हैं, और दिल नहीं हो रहा है तो नहीं खरीदेंगे। बट ये चीज सीमेंट में अप्लाई होती है, क्योंकि ये डिमांड डिस्क्रेशनरी है। डिस्क्रेशनरी डिमांड को आने के लिए हर चीज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसको हम लोग कहते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी में एक किस्म की ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा हो, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा हो या नीचे एक जगह पे खड़ा हो, लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि यार उधार लेके हम घर भी बना सकते हैं, उधार लेके हम गाड़ी भी ले सकते हैं, उधार लेके हम मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो अग्रेसिव थीम को चलने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स तकरीबन 95% ऑफ द टाइम इकोनॉमिक से निकलते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि यार इस साल जूते की डिमांड ऊपर होगी या नीचे होगी बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। जूते की डिमांड का इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक होगा या ना होगा, आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ा कोरिलेशन होगा। बट सीमेंट की डिमांड का है क्योंकि घरों का है, स्टील की डिमांड का है क्योंकि घरों का है, लोगों की इनकम का गाड़ियों से ताल्लुक है। तो जब भी हम अग्रेसिव थीम की बात करते हैं, हम वो बात करते हैं जहां पे इकोनॉमी इज डूइंग वेल। व्हेन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, एवरी सेक्टर इन दिस थीम विल डू वेल। अब कितना वेल? अब ये चार्ट अपनी स्क्रीन पे देखें। इस चार्ट के अंदर हमने दो काम किए हैं। सारे अग्रेसिव थीम के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं उनके मार्केट कैप को एक तरफ किया, और 100 इंडेक्स के मार्केट कैप को एक तरफ किया। और ये किया क्यों? ये किया इसलिए कि ये देखने के लिए कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो सेक्टर्स के मार्केट कैप का मतलब क्या है? स्टॉक प्राइसेस। आप इतना समझ लें, स्टॉक प्राइसेस के साथ क्या होता है। अब देखिए इस ब्लैक लाइन को, ये है 100 इंडेक्स के मार्केट कैप, जो 2010 के अंदर मार्केट कैप लेट्स से 100 रुपए के थे, वो 2014 में बढ़ के 2.5 गुना हो गए। ये कौन सा टाइम है? ये वही टाइम है जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू हुई थी, हम बुरे हालात से बेहतर होना शुरू हुए थे। मार्केट कैप कितना बढ़ गया? 2.5 गुना। अब इसी टाइम पर आप अग्रेसिव थीम के मार्केट कैप की ग्रोथ देखें। जो 100 रुपए की मार्केट कैप थी वो शायद 450, 450 हो गई। बाय द वे, ये जो भी चार्ट हमने इस्तेमाल किया है, ये चार्ट हमने अपने पेड कोर्सेज से लिया है, और ये जो भी आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं इसेंशियली वहीं से ड्राइव की गई है। ये अभी मैं सीमेंट की बात करूंगा कोई 4-5 मिनट में, स्टील की बात करूंगा 4-5 मिनट में, वहां पे इसका 1.5, 2 घंटे के लेक्चर्स हैं। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक राइट नाउ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की, क्योंकि अगर कोई फ्लैगशिप है अग्रेसिव सेक्टर की तो वो सीमेंट सेक्टर है। जब भी आपको इंटरेस्ट रेट नीचे आने की खबर मिलेगी, इन्फ्लेशन नीचे आने की खबर मिलेगी, सबसे पहले तेजी सीमेंट सेक्टर के अंदर होगी। और वो क्यों, वो मैं आपको समझाता हूं। नाउ लुक एट दिस चार्ट ऑन योर स्क्रीन। इस चार्ट के अंदर हमने सीमेंट के प्रॉफिट और सीमेंट के मार्केट कैप्स को आपस में कंपेयर किया है, ये देखने के लिए कि नफा कितना बढ़ता है। देखिए, अग्रेसिव हालात हैं तो नफा तो बढ़ेगा, ठीक है, बट नफे से बहुत ज्यादा इनकी शेयर प्राइसेस बढ़ेंगी। और यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीमेंट की कंपनीज ने डिविडेंड तो देना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी 100% डिविडेंड दे रही हो। इन्होंने तो एक्सपेंशन ही करनी है, सारे पैसे लगा के नया प्लांट ही लेना है। इन सेक्टर्स के अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब शेयर प्राइसेस ऊपर जाती हैं। नाउ कम बैक टू दिस चार्ट एंड सी। 2012 के अंदर लेट्स से सीमेंट का नफा था 100 रुपए का, ये सबकी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और 2015 में उठा के देखें, ये रेड लाइन जो है वो है सीमेंट के प्रॉफिट्स, और ब्लैक लाइन जो है वो सीमेंट के मार्केट कैप है। तो रेड लाइन विच इज प्रॉफिट्स बढ़ के हो गए लेट्स से 2.5 टाइम्स, यानी कि 250 पे पहुंच गए। 100 का प्रॉफिट 250 रुपए का हो गया। उसी टाइम पे आप मार्केट कैप देखें,
मार्केट कैप हो गया कोई 450 पौने 500, यानी नफा हुआ 2.5 गुना, प्राइसेस हो गई 5 गुना। ठीक है, इसमें लो बेस भी हो सकता है, 12 में सीमेंट की प्राइसेस बहुत नीचे थी, बट अभी कुछ टाइम पहले भी तो नीचे थी ना। कहने का मकसद क्या है, सिक्लिकल या अग्रेसिव थीम के अंदर हमेशा चीजें साइकिल में चलती हैं। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक साइकिल को प्रिडिक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बतन सेक्टर सिलेक्शन के। अगर इकोनॉमिक हालात अच्छे हैं तो ये सारे सेक्टर्स, जिस पे थोड़ा थोड़ा अभी हम बात करने वाले हैं, ये सारे सेक्टर्स चलेंगे, नफे भी बढ़ेंगे, बट उससे बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी। ठीक है, अब इसी तरह डिक्लाइन में देखें, डिक्लाइन में नफा गिर रहा है 2017 ऑनवर्ड्स, बट स्टॉक प्राइसेस पहले गिर रही हैं, और नफा गिर रहा है उससे बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइसेस गिर रही हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि सीमेंट सेक्टर को अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे आप। सीमेंट सेक्टर को देखने के लिए कुछ 4-5 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये चार्ट देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जब मुझे अगर सीमेंट सेक्टर देखना है ना, तो मैं सबसे पहले स्टेप 1 से भी पहले मैं देखूंगा वो है इकोनॉमिक साइकिल क्या है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट मैं उसको स्टेप 1 कहता हूं। ठीक है, हमेशा सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये स्टेप 1 होगा कि इकोनॉमी के हालात कैसे हैं, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। 2 ही साइकिल्स होते हैं, या ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे होंगे या ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। ठीक है, दैट बीइंग सेड, नंबर 1 आप देखेंगे कि भाईजान डिमांड कितनी है और सीमेंट की प्राइसेस कितनी है। ठीक है, डिमांड होगी तो सीमेंट की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी, डिमांड नहीं होगी बहुत मुश्किल होगा सीमेंट की प्राइसेस को ऊपर लेके जाना। लेकिन हाँ, पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट क्या हो रही है। जैसे अगर कोयले की प्राइसेस बढ़ गई तो क्या होगा, कोयले की प्राइसेस बढ़ गई तो ऑफकोर्स सीमेंट वालों को तो पास ऑन करना पड़ेगा। तो जब सीमेंट वाले पास ऑन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार डिमांड तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीमेंट वालों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तब देखिएगा, अभी आप लास्ट 6-8 महीने में, साल डेढ़ के अंदर सीमेंट की प्राइसेस को उठा के देख लें, आपको नजर आएगा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, बट स्टॉक की प्राइसेस उस तरह से ऊपर नहीं जा रही है। अगर इतना ही प्रॉफिट अच्छे हालात के अंदर होता तो सीमेंट की स्टॉक्स की प्राइसेस आज वो नहीं होती जो जहां हैं, इससे बहुत ज्यादा होती। कहने का मकसद क्या है, नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इकोनॉमिक्स, स्टेप नंबर 2 डिमांड, सीमेंट की डिमांड कितनी है, स्टेप नंबर 3 अपना ओपिनियन क्रिएट करें कॉस्ट के ऊपर, विच इज कोल, विच इज एनीथिंग। कहां से ओपिनियन क्रिएट करेंगे, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स पे, investing.com पे, चार्ट्स पे, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 3, इंडस्ट्री लेवल तो कोई पंगे नहीं हो रहे, आपस में लड़ तो नहीं पड़े हैं, कभी कहीं को टैक्सेस तो गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ा दिए हैं, कंपटीशन कमीशन तो इनके पीछे नहीं लगा हुआ है, ये भी आपको न्यूज़ आर्टिकल से ही पता चलेगा। एंड लास्टली, इन सारे प्लेयर्स के अंदर जैसे 15, 17, 20 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उसमें से कौन सा बेहतर है। ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है जिसको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइकिल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको साइकिल्स की प्रिडिक्शन आ जाती है, तो जितना रिस्की स्टॉक होगा, यानी जितना ज्यादा डेट लेवल होगा, उतना अच्छा चलेगा वो स्टॉक अच्छे हालात में जब हम एंटर हो रहे होंगे। सेफ्टी सीमेंट के अंदर अगर आप लेने जाएंगे तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो कि नॉर्मल सिक्लिकलिटी में मिलता है। और इसकी सिंपल लॉजिक भी है ना, अगर आप रिस्क ले ही रहे हैं, रिस्क की तरीन सेक्टर के अंदर आप सेफ स्टॉक क्यों लेंगे। मतलब आप अगर अच्छे हालात हो रहे हैं और आपको नजर आ रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, सब चीजें बेहतर हो रही हैं, तो आप रिस्की स्टॉक लेंगे या वो स्टॉक लेंगे जो ऑलरेडी गिरा ही नहीं है, क्योंकि सेफ है तो गिरा नहीं होगा ना। सेक्टर के अंदर भी सेफ स्टॉक हो सकते हैं, तो अगर लकी गिरा ही नहीं है तो क्या वो चलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, चल सकता है लकी, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट अगर लेट्स से कोई एक ऐसा सीमेंट प्लेयर है जिसने बहुत डेट ले लिया था, अपनी औकात से बाहर डेट ले लिया था, जब हालात बेहतर होंगे तो उनके नफे बनेंगे ना। नफे कितने बनेंगे ये आपने खुद डिसाइड करना है। रिसर्च रिपोर्ट्स को देखें, खुद एनालिसिस करें, वरना मेरा कोर्स ले लें, उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद सीमेंट्स, लेट्स लुक एट द स्टील सेक्टर। अब ये चार्ट देखें, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि सीमेंट सेक्टर बहुत ही ज्यादा सिक्लिकल है, अग्रेसिव है। स्टील सेक्टर ना उसका भी डैडी है। मतलब कि अगर सीमेंट वाले की प्राइसेस 1 गुना से 3 गुना होगी ना, तो स्टील वालों की प्राइसेस, ये मैं सरिये की बात कर रहा हूं, 6 गुना भी हो सकती है। ठीक है, इस चार्ट के अंदर आपको यही नजर आ रहा है। आप सीमेंट को स्टील को कंपैरिजन में देखें कि मार्केट कैप सीमेंट के कितने ऊपर गए 2016 से 17, 18। अगर मैं 16 से 17 की एग्जांपल लेता हूं तो 120%, 130% हो गया है। लेकिन इस टाइम पे स्टील के हालात देखें, 150%, मतलब 1.5 टाइम। 18 के अंदर 1.5 टाइम से भी ऊपर 1.75 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह 2020 ऑनवर्ड्स देखें, सीमेंट की प्राइस 20 से 21 होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 70 की 100,
तो ये हो जाती है 80 की 150 से भी ऊपर, यानी एक साल में स्टॉक्स डबल. सो स्टील इज वन लेयर मोर रिस्की देन सीमेंट सेक्टर. अब मैं इसका रीजन भी आपको देता हूं. ये जो मैंने एग्जांपल्स यूज किए हैं उसके अंदर एक एक लेयर में ऐड करता जा रहा हूं. सीमेंट की बात की जो कि प्लेन वैनिला थी, हमने क्या देखा कि सिक्लिकलिटी इज इंपॉर्टेंट, उसको कंपेयर किया 100 इंडेक्स के साथ. अब हम देख रहे हैं स्टील को, और मेरा कहने का मकसद क्या है, समझाने का मकसद क्या है, ये जो स्टील है, जो सरिया है, वो सीमेंट से भी डबल वॉलेटाइल है. यानी कि फॉर एग्जांपल थोड़ी सी चीजें बेहतर होना शुरू हुई तो स्टील के स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हैं. पीक हालात के अंदर टोटल रैली सीमेंट से भी ज्यादा होगी, और मैं इसका रीजन समझाता हूं. सीमेंट का प्लांट लगता है 50 अरब का, 15-20 प्लेयर होंगे. स्टील का प्लांट लगता है 5-7 अरब का, यानी कि बहुत सारे लोग स्टील का प्लांट लगा सकते हैं. और बुरे हालात में यही बहुत सारे लोग आपस में लड़ पड़ते हैं. जब ये आपस में लड़ पड़ते हैं तो उस तरह से प्राइस मेंटेन नहीं होती अपनी रीबार की, अपने स्टील की, जिस तरह से नॉर्मली सीमेंट वाले बचा लेते हैं अपने आप को. तो होता यह है कि बुरे हालात में ये और बुरे हो जाते हैं और अच्छे हालात में ये और अच्छे हो जाते हैं. और एक्चुअली हो इसलिए रहा होता है कि 100 रुपए की चीज़ अगर 20 रुपए की हो गई है तो अच्छे हालात में अगर वापस भी 100 रुपए की होती है तो 5 गुना हो गई ना. स्टील सीमेंटों में क्या होता है, 100 रुपए की चीज़ 60 रुपए की हो जाती है. जब वो 120 रुपए होती है तो आपको डबल का रिटर्न नजर आता है. बट स्टील के अंदर डिस्पाइट 100 रुपए तक कोई पहुंचा है, वो 5 टाइम का रिटर्न होता है. सो वंस अगेन इनको देखने का तरीका क्या है, लुक एट दिस पिक्चर. नंबर 1, स्टेप नंबर 1 से भी पहले स्टेप नंबर 0, इकोनॉमिक डिमांड कैसी है. पूरे अग्रेसिव थीम के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. देन उसके बाद आपको देखना है कि स्टील की डिमांड कैसी है और स्टील की प्राइसेस कैसी हैं, कि क्या लड़ तो नहीं रहे आपस में, स्टील की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं. और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंटरनेशनली स्क्रैप क्या हो रहा है. स्क्रैप की प्राइसेस भी रिसर्च वाले हमेशा डिस्कस करते हैं, वो भी आपको मिल सकती है. एंड स्टेप नंबर 3, अब आपने कौन सा प्लेयर सेलेक्ट करना है. ये जो प्लेयर सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यार ये मेरे मेन कोर्स में या रिसर्च रिपोर्ट को देख लें, बिकॉज सिर्फ इस सेक्शन के ऊपर ना मैंने कुछ 1.25 घंटे की वीडियो बनाई थी कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है, जो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे नहीं बता सकता. बट कहने का मकसद क्या है, स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका क्या है. अगर अच्छे हालात हैं या अच्छे हालात की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत रिस्की वाला बहुत पैसे बना सकता है. अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इकोनॉमी के ऊपर, आपको नहीं पता है हम किधर जाने वाले हैं, तो सेक्टर के अंदर सेफ्टी प्रेफर करें. सेक्टर के अंदर सेफ्टी कैसे प्रेफर करेंगे, बेहतरीन स्टॉक ऑफ दैट सेक्टर. दिस गोज फॉर सीमेंट, दिस गोज फॉर स्टील, दिस गोज फॉर रीबार, दिस गोज फॉर INIL ISL टाइप के स्टील, दिस गोज फॉर ग्लास, दिस गोज फॉर ऑटोज, दिस गोज फॉर मोटरसाइकिल. एनी सेक्टर जिसकी डिमांड सिक्लिकल है, यही रूल्स फॉलो होंगे उसके अंदर. सो अब एक और लेयर मुझे ऐड करनी है, वो मुझे लेयर ऐड करनी है लेट सिक्लिकल्स की. कि सिक्लिकलिटी समझ ली, प्रॉफिटेबिलिटी की वेरिएबिलिटी समझ ली, मार्केट कैप की वेरिएबिलिटी समझ ली, चीज़ें देख ली किस तरह निकालना है. बट अब ये देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स थोड़ा लेट क्यों चलते हैं और कुछ सेक्टर्स सिक्लिकल में जल्दी क्यों चलते हैं. और द ट्रू एग्जाम्पल फॉर दैट इज ऑटो सेक्टर. नाउ लुक एट दिस चार्ट ऑन योर स्क्रीन. लेट सिक्लिकल्स का मतलब क्या है, आप 2011 से 2014 देखें क्या हो रहा है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की ऊपर जा रही है, बट कार की थोड़ी ऊपर जा रही है. 2014 से 2018 का टाइम पीरियड देखें, इंडेक्स की ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी तो ऊपर जा रही है, बट ऑटोज की प्रॉफिटेबिलिटी देखें. इसी तरह ऑटोज की डिक्लाइन देखें 2018 से लेकर 2020 तक का. आप सिर्फ, और 2021 के अंदर जब हालात थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट नीचे आया, तो सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी देखें. अब वापस आ जाए, अब ये देखें कि क्या आपको ऐसी ऊपर नीचे सीमेंट में नजर आ रहा था. नहीं, ऑटोज लेट सिक्लिकल होते हैं, और वो इसलिए लेट सिक्लिकल्स होते हैं बिकॉज इनको हर चीज अपने मतलब की चाहिए होती है टू मेक प्रॉफिट. डिमांड पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. मतलब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हो तो नहीं, इंटरेस्ट रेट नीचे हो. समझ रहे हैं आप. पॉइंट नंबर 2, रुपया डिप्रिसिएशन ना हो रहा हो. ये जो लेयर मुझे ऐड करनी थी, वो ये लेयर ऐड करनी थी. यहां पे रुपया डिप्रिसिएशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर रुपया डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है और डिमांड है, तो भाई सीमेंट और स्टील उतना पैसा कमाने का सोच ही नहीं सकते जितना ये 3 सालों में कमा लेंगे. लेकिन जब हालात खराब होंगे तो इनके लॉसेस इतने बड़े बड़े हो सकते हैं जितनी स्टॉक की प्राइस है आजकल. ठीक है, समझने का मकसद क्या है, ये लेट सिक्लिकल्स हैं और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं टू रुपी डिप्रिसिएशन. तो अगर मुझे ऑटो सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा, ये चार्ट देखें.
सबसे पहले इकोनॉमी, दूसरे नंबर के ऊपर यूएसडी में क्या हो रहा है, तीसरा कंपटीशन, इट्स इररिलेवेंट बिकॉज सारे के सारे एक साथ लोग प्राइसेस बढ़ाते हैं और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इनका कंपटीशन यूज कार से भी निकल रहा है, बट वो यूज कार भी इतना बड़ा मसला आजकल के हालात में नहीं है। तो आपने देखना क्या है, स्टॉक वाइज स्टॉक। चलिए मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, इंडस मोटर को कंपेयर कर लें पार्क सुजुकी के साथ, और ये भी देखिएगा कि इंडस मोटर 2014 से लेकर 2018 तक कितना बढ़ा और पार्क सुजुकी 2014 से लेकर 2018 में कितना बढ़ा। फिर ये देख लिया आपने, आंसर ये निकलेगा कि पार्क सुजुकी ने छक्के मार दिए थे। बट अब ये देखें 2018 से 2020 तक इंडस मोटर कितना घटा और पार्क सुजुकी या एच कार कितना घटा। आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो नंबर्स में नजर आ जाएगा। दिस कंक्लूड्स आर सिक्लिकल सेक्टर्स, जिसमें सीमेंट आता है, स्टील आता है, ऑटोज आता है, ग्लास आता है, स्टील दूसरा वाला ISL INL वाला आता है जिसको फ्लैट स्टील कहते हैं, मोटरसाइकिल्स आती हैं, या वो सेक्टर आता है जो इकोनॉमिक डिमांड को देख के चलते हैं। अच्छा, बाय द वे दूध की डिमांड भी शायद अच्छे हालात में बेहतर हो जाए, ठीक है, बट जब डिमांड की मैं बात करता हूं ना तो इसका मतलब ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड विच इज कमिंग फ्रॉम एक्सोजेनस फैक्टर। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कि हालात अच्छे हो गए, इंटरेस्ट रेट 23% का 10% हो गया तो आपने 2 ग्लास दूध की जगह 200 ग्लास दूध पीना शुरू कर दिया, नहीं, राइट। बट ये जरूर होगा कि अगर साल के अंदर 50,000 गाड़ियां बिकती हैं तो वो 3 लाख गाड़ियां बिकना शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और इस सेक्टर के अंदर टू सम इट ऑल अप, रिमेंबर दीज आर रिस्की सेक्टर्स, दिस इज अ रिस्की थीम, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मेपल लीफ 20 रुपए का है, 150 रुपए का हो जाता है, फिर बुरे हालात में वापस 20 रुपए का हो जाता है, तो क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। डिविडेंड कितना खाया, कुछ नहीं खाया। बहुत अच्छा आपके लिए ये होगा कि सीमेंट वालों ने राइट नहीं दिया, वरना तो वो राइट भी दे देते हैं आपको। इसी तरह स्टील वालों ने राइट नहीं दिया, ग्लास वालों ने राइट नहीं दिया। तो बुरे हालात में बहुत बुरे, अच्छे हालात में बहुत अच्छे। तो इन स्टॉक्स के अंदर टॉप पिकिंग करने से बेहतर पता है क्या है, कि आप इकोनॉमिक्स को समझ लें। इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी ना, 25-30% ऊपर नीचे रिटर्न में आप कमा लेंगे। और 25-30% बड़ा लग रहा होगा लेकिन लगेगा नहीं। एक चीज 2 गुना हो गई होगी, एक चीज 2.5 गुना हो गई होगी। आपको नजर आएगा 30% का डिफरेंस है, बट 2 गुना इज गुड इनफ, राइट। इसके अंदर इकोनॉमिक्स की टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सेक्टर हम लोग देखेंगे डिफेंसिव थीम। डिफेंसिव थीम के अंदर हम लोग फर्टिलाइजर और बैंक्स देखेंगे। और ये डिफेंसिव थीम पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वही सारे स्टॉक्स होंगे जो कि हमने डिविडेंड ओनली इन्वेस्टिंग के अंदर देखे हैं। उनको देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स दे दूंगा कि ये चलते कैसे हैं वगैरह वगैरह। बट इनको बाइंग करने का तरीका क्या है, वो पीछे वाला चैप्टर ऑप्शन नंबर 2 डिविडेंड ओनली स्ट्रैटेजी। सो मीट यू देयर।